बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति बदलनी चाहिए। दोस्तों, हम लोगों का देश भारत नया भारत की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी के साथ एक ऐतिहासिक काम भी हम लोगों के देश में 2-3 दिन पहले हुआ है। दोस्तों, 34 वर्ष पहले हमारी यहाँ पर जो शिक्षा नीति आई थी उसे बदलकर एक नई शिक्षा नीति हम लोगों के देश में लागू की गई है या फिर उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2019 को 2 दिन पहले हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नीति में स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं और कॉलेज शिक्षा में क्या बदलाव हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की चयन प्रक्रिया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं या क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की ये जो शिक्षा नीति है लगभग 34 वर्ष बाद आई है और जो पहली शिक्षा नीति थी वह सन 1968 में घोषित हुई थी और दूसरी जो शिक्षा नीति थी राजीव गांधी के कार्यकाल में सन 1986 में आई थी, जो अभी तक हम लोगों के देश में लागू थी, जिस नीति के तहत हम और आप सभी लोग पढ़कर निकले हैं। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू हुई है 2019 में हम लोगों के सामने, जिसमें आने वाली भविष्य की पीढ़ी पढ़ा करेगी, वह हम लोगों की इस देश की तीसरी शिक्षा नीति है। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी शिक्षा नीति लागू होगी अगले एकेडमिक सेशन से, यानी कि 2021-2022 में जो सेशन होगा उसमें ये नीति को लागू किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा इस नीति की खासियत ये है कि इस नीति में हम लोगों का जीडीपी का 6% भाग व्यय होगा। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी का 6% भाग इस नीति के तहत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सन 1964 में कोठारी कमीशन ने या कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि हमारे देश में जो शिक्षा है उस पर जीडीपी का लगभग 6% भाग व्यय होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा कि तब से लेकर आज तक हमारे देश में इतनी सरकारें आई, इतने बड़े बड़े नेता आए, कोई भी इस पर ध्यान देने योग्य कार्य ना कर सका और किसी ने भी 6% व्यय नहीं किया। अभी नीति के एक वर्ष पहले का जो सेशन है एजुकेशनल सेशन, सन 2017 और 18 का सेशन, उसमें 2.7% भाग जीडीपी का ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों की शिक्षा पर व्यय की नीति कितनी कमज़ोर है, कितनी पिछड़ी हुई है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक बड़ा बदलाव और हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम लोग एचआरडी मंत्रालय कहते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। इस नीति को बनाने में 2 कमेटियों का गठन हुआ दोस्तों। ये दोनों कमेटियों के माध्यम से ही इस पॉलिसी को बनाया गया है। पहली कमेटी जो है कमेटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका गठन 2016 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता TSR सुब्रमण्यम ने की थी और इस कमेटी ने सुझावों के आधार पर एचआरडी मंत्रालय को नीति का प्रारूप तैयार कर दिया था और इसी प्रारूप को सुधार कर उसमें कुछ परिवर्तन कर दूसरी कमेटी जो है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2017 में गठित हुई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, इसने द्वारा से रिपोर्ट तैयार की और एचआरडी मंत्रालय को मई 2019 में सौंप दिया दोस्तों। इस तरीके से इन दोनों कमेटियों के सुझावों के अलावा हमारे देश में कई शिक्षाविदों ने और कई लोगों ने इसमें अपने विचार दिए हैं। सरकार ने लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 2 लाख से अधिक सुझावों के आधार पर उनको पढ़कर
इसमें नीति में परिवर्तन करके ये नीति लाई गई है दोस्तों। तो इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं स्कूली शिक्षा में बदलाव की ओर। काफ़ी बदलाव किए गए हैं स्कूली शिक्षा में मित्रों। स्कूली शिक्षा जो हम लोगों की 10+2 फॉर्मेट की हुआ करती थी, जिसमें हम और आप पढ़ के आए हैं 10+2, यानी कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के आधार पर जो स्कूली शिक्षा होती थी, अब वह पैटर्न बदल कर उसको 5+3+3+4 के पैटर्न में कर दिया जाएगा। यानी कि पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष की शिक्षा, फिर 3 वर्ष की शिक्षा, फिर 4 वर्ष की शिक्षा। इस तरीके से इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जो पहला 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, यानी कि बुनियादी स्तर। इसमें आपका 3 से 8 वर्ष के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और स्कूल के पहले 5 सालों का जो ये सेशन है फाउंडेशन स्टेज, इसमें बच्चों की नींव मजबूत की जाएगी। उन्हें इतना परिपक्व किया जाएगा कि आगे उन्हें जिस फील्ड में भी जाएं उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जब किसी मकान की या किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है तो वह बिल्डिंग बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आती है। इसीलिए फाउंडेशन स्टेज को मजबूत नींव के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें आपके प्री प्राइमरी के 3 साल, जिसे हम लोग आज की डेट में नर्सरी, LKG, UKG के नाम से जानते थे, उसे फ्रंट लाइन में लाकर और कक्षा 1-2 के 1-1 साल को शामिल किया गया है। इसमें खेल कूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। इसमें बैगलेस पढ़ाई होगी खेल के माध्यम से, और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और इसका कैरिकुलम जो है अभी ढंग से निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। NCERT इसको तैयार करेगा दोस्तों। इसके बाद बात करें सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज होगी प्री स्टेज, यानी कि हिंदी में इसे बात करें तो प्राथमिक अवस्था। इसमें आपके 8 से 11 साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इसमें अगले 3 वर्ष की पढ़ाई बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए की जाएगी। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने से मतलब उनको जो आगे भविष्य में सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनका यहाँ पर उसे थोड़ा सा परिचय कराया जाएगा, उनसे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, धीरे धीरे उनके बारे में बताया जाएगा, और इसी आधार पर उन्हें कुछ मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज के माध्यम से कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इसमें परिचय होगा भाषा का, विज्ञान का, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से उनको अवगत कराया जाएगा साथियों। इसमें आपकी कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी दोस्तों। इसके बाद बात करें अगर तीसरे स्टेज की, तो तीसरा स्टेज हमारा दोस्तों इसमें होगा मिडिल स्टेज, जिसमें हम लोगों की पढ़ाई होगी बच्चों की अगले 3 वर्ष की कक्षा 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार। इसमें बच्चों की जो उम्र है वो 11 से 14 वर्ष की बीच की रखी गई है, जो कि पहले भी हुआ करती थी। और इसमें कक्षा 6, इसमें एक खासियत और है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कक्षा 6 से व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि बच्चों को ऐसी इस तकनीकी से पढ़ाया जाएगा कि उसे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं किताबी ज्ञान उसके पास कम हो और उसके पास व्यवहारिक चीज़ों से जुड़ने की क्षमता ज़्यादा है। यानी कि जैसे कोई एग्जाम्पल उसे इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया जाए कि उसे वो चीज़ एक्सपेरिमेंटल रूप में याद हो जाए। जैसे कि हम लोग घर्षण की बात करते हैं, फ्रिक्शन की जो हम लोग डेफिनेशन किताबों में देखते हैं, और अगर उसको हम लोग नॉर्मली भाषा में देखें कि हम लोग जब चलते हैं और हम लोग की चप्पलें घिस जाती हैं तो यह घर्षण के कारण होता है। तो इस तरीके का जो ये एग्जाम्पल है ये हम लोगों का एक्सपेरिमेंटल है, हम लोगों का प्रैक्टिकल लर्निंग है। ये इसको हम लोग देख के समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान यहाँ से शुरू होगा। और इसके साथ साथ जो बच्चों की किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि है या किसी भी चीज़ की विशेष रुचि है बच्चे की उसमें, तो उसमें उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी दोस्तों। ये इसकी खासियत है मिडिल स्टेज में। इसके बाद चौथे स्टेज की बात करें तो चौथे स्टेज जो है हम लोगों की 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें आएंगे, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं इसे। इसमें हम लोगों को 9 से 12 तक की तर्ज पर पढ़ाई की जाएगी, यानी कि अगले 4 साल की जो पढ़ाई होगी 9th, 10th, 11th, 12th के तर्ज पर होगी। इसमें छात्र को किसी विषय में गहरी समझ पैदा करने के लिए तैयार किया जाएगा साथियों। इसके बाद अगर बात की जाए
कुछ और मुख्य बदलावों की, तो इसमें क्या होगा, मुख्य बदलाव इसमें कुछ इस तरीके से हैं। स्कूलों में जो स्ट्रीम सिस्टम था, जैसे कि अभी तक हम लोग जिस सिस्टम में आए हैं कि आपने जैसे 9th 10th करने के बाद 12th में गए तो आपको या तो मैथ साइड लेनी है, साइंस साइड ली, आपने कॉमर्स साइड ली, या फिर मैथ के अलावा या फिर आपने क्या कहते हैं आर्ट साइड ली, तो उन विषयों में ही आपको पूरी पढ़ाई ख़त्म करनी होती थी। लेकिन अब ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। अब जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको, अगर मैथ के साथ साथ आपको हिस्ट्री विषय अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री विषय को भी मैथ के साथ साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई एक निश्चित स्ट्रीम नहीं होगी पढ़ने की, आप जो इच्छा करें वो पढ़ सकते हैं साथियों। इसमें कुछ पूल बनाए जाएंगे, उन पूलों के अंतर्गत जो विषय रखे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री के साथ में साइंस रख दिया, और कॉमर्स विषय के कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ विषय उसमें रख दिए, बिजनेस रिलेटेड विषय रख दिए। उन पूलों का चयन करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5वीं तक की जो कक्षा है, फाउंडेशन स्टेज, यानी कि अगर बात करें इसमें जो 5वीं तक का, यानी कि फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल के बच्चे, और प्रिप्योरिटी स्टेज, ये वाली स्टेज आपकी, और ये इन दोनों स्टेजों के बच्चों को, कक्षा 5 तक के बच्चों को अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, या फिर राष्ट्रभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि जो अंग्रेज़ी मीडियम का जो बोलबाला हुआ करता था, जो अनिवार्यता होती थी, वो अब नहीं रहेगी दोस्तों। अब अंग्रेज़ी को मात्र एक विषय के रूप में लिया जाएगा, और ये बहुत अच्छा कदम है मेरी समझ से, क्योंकि जब बच्चे को आप उसकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, बजाय अंग्रेज़ी या किसी दूसरी अन्य भाषा की तुलना में। तो मेरे ख्याल से उसकी जो शुरुआती स्टेज है उसमें अगर हम लोग ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, और इससे बच्चे का बुनियादी स्ट्रक्चर जब सही हो जाएगा, वो निर्माण हो जाएगा, उसके बाद अगर वो अंग्रेज़ी माध्यम में भी कोई चीज़ पढ़ता है तो वह उसको समझने में ज़्यादा सक्षम होगा। इसके अलावा कक्षा 6 में पहुंचने पर छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जैसा चाइना में छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीखते हैं, और उसके बाद अब आप देखते हैं कि वहाँ पर घर घर में सॉफ्टवेयर्स और अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बच्चे ही बना लेते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत आगे वहाँ पर इसी कारण से सस्ती और बहुत आगे पहुँच चुकी है। तो ये बहुत अच्छा कदम होगा कि कक्षा 6 में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, और कुछ वर्षों में वो काफ़ी टैलेंटेड हो पाएंगे। इससे हम लोगों को आगे भविष्य में लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 6 में बच्चों को इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। यानी कि वो जिस जिस फील्ड में अपनी क्या कहते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके अलावा वो उसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। यानी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज से उस ज्ञान को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल स्टेज, यानी कि 6 to 8 की जो पढ़ाई होगी उसमें 10 दिन की बैगलेस पढ़ाई होगी। यानी कि बच्चों को इसमें 10 दिन बिना बैग के स्कूल आने की अनुमति होगी, जिसमें बच्चे इसके डेवलपमेंट जिनमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे। यानी कि इन 10 दिनों में बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिनका उपयोग करके वो अपने भविष्य में रोजगार को निश्चित कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा किसी विषय में विशेष रुचि रखने पर बच्चों को उस विषय की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कशन कर ही चुके हैं। और 9 से 12 तक की बोर्ड परीक्षाएं सेमेस्टर आधारित होंगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या होता था, हम लोगों की जो परीक्षाएं होती थी वह या तो साल में एक बार होती थी या 2 साल में एक बार होती थी। इस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं होती थी। अब उसको बदल दिया गया है। अब सेमेस्टर के आधार पर 9 से 12 तक की बोर्ड परीक्षाएं हुआ करेंगी। हालांकि ये बोर्ड परीक्षाएं पहले की तुलना में सरल की गई हैं। अब साल में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे। उन सेमेस्टर की परीक्षाओं के जो अंक हुआ करेंगे उन्हें फाइनल मार्कशीट में जोड़ा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा फाइनल मार्कशीट में इस बार सरकार का कहना है कि वो रटने की विद्या की जगह समझने पर जोर देने की ओर अग्रसर हों, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा
बोर्ड परीक्षा में छात्रों को उनकी पसंद में उत्तर लिखने की छूट भी दी जाएगी दोस्तों। कई बार हम लोग आंसर तो हम लोगों को मालूम होता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है अपनी भाषा में तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन बताना कैसा है, एक्सप्लेन कैसे करना है दूसरी भाषा में, वो बच्चा नहीं जानता, जिस कारण से बच्चे को काफ़ी नुकसान हो जाता है और वह बता नहीं पाता है दोस्तों। तो ये बदलाव अच्छा किया गया है मेरी नज़र से तो। और रिपोर्ट कार्ड 36 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा, यानी कि इसमें बच्चों को जो मार्कशीट में जो मतलब सेमेस्टर में जो नंबर्स मिलेंगे, उसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज़ जो होंगी, उसके जो सामाजिक व्यवहार है, जो उसका व्यवहारिक चीज़ें हैं और क्या नाम है उसका मानसिक स्तर है, इन चीज़ों की एक्टिविटियों के आधार पर और उसके सहपाठियों के द्वारा उसको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, टीचर उसे कितने मार्क्स देता है, और वो खुद अब सेल्फ असेसमेंट में मतलब कि वह स्वयं मूल्यांकन में अपने आप को कितने मार्क्स देता है, इन सब चीज़ों को गणना करके उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा दोस्तों। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं इस बार स्कूली शिक्षा में साथियों। इसके बाद बात करें कॉलेज शिक्षा के बदलाव की, तो इस बार कॉलेज शिक्षा में भी काफ़ी अच्छे अहम बदलाव देखने को मिले हैं। देखते हैं इनके बारे में। कॉलेज शिक्षा में अब एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा साथियों, यानी कि अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में नंबर कम ला पाते हैं और आपका कट ऑफ के आधार पर एडमिशन कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो पाता है, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कॉमन ये कैट के नंबर को जोड़कर एडमिशन ले सकते हैं। ये सुविधा इस बार हम लोगों को देखने को मिलेगी नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 से 4 कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया गया है, यानी कि अब तक अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपने 4 या 5 सेमेस्टर की पढ़ाई कर ली और किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी और उसके वजह से आप पूरा कोर्स नहीं कर पाए हैं और बाद में जब कभी आप वापस आते हैं तो आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि आपका पूरा लॉस हो जाता है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कोर्स ड्यूरेशन में इस चीज़ को बांट दिया है, यानी कि अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो उसी सब्जेक्ट में उसी स्ट्रीम में आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर आपको बैचलर डिग्री भी मिल जाएगी, और 4 साल पूरी अगर आप पढ़ाई करते हैं बैचलर्स की तो आपको उसमें रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको बैचलर की डिग्री भी मिलेगी। इसके अलावा मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट का भी एक सिस्टम सरकार ने हम लोगों के समक्ष रखा है, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रीम के साथ साथ मान लीजिए आपने बीटेक कंप्यूटर स्ट्रीम से किया है और आप उसके अलावा कोई और विषय पे पढ़ना चाहते हैं तो साथ साथ आप उनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी स्थापना की जाएगी, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत एक से ज़्यादा कोर्स अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप जिन कोर्सों को जहाँ तक पूरा करेंगे उनके अंक आपको इस क्रेडिट बैंक में जमा कर दिए जाएंगे, और जब आप फाइनल किसी डिग्री को ले रहे होंगे या फाइनल किसी कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उस कोर्स में इनके नंबरों को जोड़कर आपको डिग्री दे दी जाएगी, और ये पूरी व्यवस्था आपकी डिजिटल माध्यम से होगी। और मल्टी एंट्री वाली जो पॉलिसी है ये हम लोगों के स्कूलों में भी देखने को मिलेगी। आप एक विषय के साथ साथ कई विषयों में भी पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था पूल वाला सिस्टम, स्ट्रीमलाइन ख़त्म करके पूल सिस्टम किया गया है, वैसा ही सिस्टम कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ये कॉलेजेस में। आप मतलब जैसे कि आप कॉमर्स बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, इसके अलावा आपको मान लीजिए हिस्ट्री विषय से संबंधित कोई तैयारी करनी है या कोई कुछ पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आईआईटी की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा,
और इन उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो छात्र हैं वो अन्य विषयों के साथ मिलकर अपने स्किल्स को बेहतर बना पाएंगे। और इसके साथ साथ हर कॉलेज में आपको कला, संगीत और साहित्य पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज मनमानी करके अंधाधुंध कमाई करते थे, अंधाधुंध फीस लेते थे, जिसके कारण गरीब छात्र छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए नियम बनाया जाएगा और स्कूल कॉलेज को एक निश्चित फीस से ज़्यादा फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। इसके बाद अगर बात करें शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, पूछ थी कि क्या हुआ है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपसे चर्चा कर दूं कि इस बार जो शिक्षा नीति में चयन प्रक्रिया आई है उसमें शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहुत ही सख्त और पारदर्शी बनाने की ओर जोर दिया गया है। और नियुक्ति की जो पहली प्रक्रिया है या पहली स्क्रीनिंग जो सरकार ने कहा है वो टेट के द्वारा होगी, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से वो पहली स्क्रीनिंग करेंगे। यानी कि आप अपनी डिग्री लेंगे एजुकेशन की, उसके बाद आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करेंगे तो आपको एक प्रकार से लाइसेंस मिल जाएगा पढ़ाने का। इस तरीके की व्यवस्था है। उसके बाद वर्तमान में मौजूद टेट जो केंद्रीय टेट है यानी कि सीटेट जिसे हम लोग कहते हैं, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर राज्य स्तरीय स्टेट लेवल के जो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी टेट, मध्य प्रदेश का एमपी टेट, राजस्थान का रीट, इस तरीके से जो टेट्स हैं वो बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनका मानना है कि अभी जो टेट की जो परीक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्तर की परीक्षा नहीं है, तो उसको एक बेहतर स्तर की परीक्षा कराकर वो ध्यान देंगे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों यानी कि बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक यानी कि फाउंडेशनल, प्राइमरी और मिडिल और सेकेंडरी लेवल को शामिल करते हुए टेट को विस्तृत किया जाएगा। यानी कि हर स्टेज पर आपको अलग अलग टेट की परीक्षा होगी। आगे जब इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर इसके बारे में आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे तब और विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं उनकी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में भी उनके विषय के साथ में प्राप्त उनको एनटीए परीक्षा, उनके विषय में प्राप्त एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों सेब्जेक्टिव टीचर की जो भर्ती होगी उसमें उनका जो एनटीए का जो टेस्ट होता है उसमें उनके अंकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरे चरण, इसका दूसरा सेकंड चरण है जो चयन प्रक्रिया का, उसमें बीआरसी, स्थानीय बीआरसी के माध्यम से उसको किया जाएगा। और इसमें साक्षात्कार और 5 से 7 मिनट तक की डेमो क्लासेस के रूप में वहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे, जिसके माध्यम से वो ये समझने का कोशिश करेंगे कि आप में पढ़ाने के लिए जोश कितना है, आप पढ़ाने के लिए अभिलाषी कितने हैं, इसका वो आकलन करेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती थी उससे शिक्षक की अभिलाषा और जोश नहीं आंका जा सकता था। तो मेरे ख्याल से अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक की भर्ती परीक्षा ना कराकर उसके स्थान पर साक्षात्कार और डेमो क्लासेस लिया करेंगे। तो जो हम लोग एक सिस्टम चल रहा था कि टेट करने के बाद सुपर टेट की तैयारी या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्थान पर साक्षात्कार और डेमो क्लासेस होगी, मेरे ख्याल से ऐसा है। और बाकी जब ये चीज़ थोड़ा नीति जब डिस्कस की जाएगी, सरकार अभी आगे इसको दोबारा से बताएगी तो इसको तब अच्छे से समझा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अगर ये चीज़ और भी अपने हिसाब से पढ़ना है, समझना है, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर डालिए NEP 2019 और वहाँ से आप इसका ड्राफ्ट डाउनलोड कर लीजिए। उसमें
170 पेज पर पैराग्राफ 2 में चयन प्रक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। ये मैंने वहीं से नोट करके निकाला है, कोई अलग से नहीं है, तो आप उसमें और डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।